मेरे वो कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज 11th जेपीएससी इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आशा है कि आप लोग 11th जेपीएससी के इंटरव्यू को अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अब समय बहुत कम है, इसलिए अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और 14th जेपीएससी जिनका ड्रीम है और चाहते हैं कि उसको फाइनली क्लियर करें, निश्चित रूप से आप रेनेशा आईएएस के फाउंडेशन बैच को यथाशीघ्र ज्वाइन करने का प्रयास करें। वहां पर अभी जहां तक पीटी की बात है तो पेपर 2 जस्ट अब स्टार्ट होने वाले हैं, एक राउंड समाप्त हो चुका है और वहां पर आपका निरंतर क्लास चलेगा। और एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो जब तक एग्जाम ना हो जाए 14 जेपीएससी का, आपका वैलिडिटी बना रहेगा जब भी हो। तो यह व्यवस्था हमारी ओर से आपको दी गई है। मिनिमम तो 1 साल रहेगा ही, उसका लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल अभी चूंकि एग्जाम दूर है, इसलिए इंस्टॉलमेंट में भी अपने शुल्क को आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। जिनको भी जरूरत लगता है, प्लानिंग कर रहे हैं तैयारी का और पहले से आप तैयारी नहीं किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा, है ना। बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए। जो भी आपको जेपीएससी सिविल सेवा के लिए आवश्यक है, सभी पहलुओं पर व्यापक स्तर पर यहाँ पर चर्चाएं होती हैं, नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट होते हैं और आपको निरंतर इंगेज रखा जाता है जब तक कि एग्जाम ना हो जाए, आपकी सफलता ना मिल जाए। आपके डेडिकेशन पर बाकी सब कुछ निर्भर है। आप सर्विस में हैं, हाउस वाइफ्स हैं, कुछ भी समय कम मिलता है तो भी यहाँ प्रोग्राम डिजाइन ही किया जाता है सर्विसमैन एंड हाउस वाइफ्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनके पास समय कम होता है और इसका विशेष रूप से रेनेशा आईएएस के द्वारा ध्यान रखा जाता है, ताकि अगर उनका ध्यान रखा जाएगा तो जिनके पास समय है वो निश्चित रूप से और बेहतर करते हैं। इस तरीके की जब भी योजना बनती है। जहां तक आपका 11th जेपीएससी रिजल्ट की बात है तो थोड़ा तो लेट हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इधर अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पहले का तो काउंट करना ही बेकार है, क्योंकि अध्यक्ष ही नहीं थे। अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद चूंकि वो ऑफिस में बैठ ही नहीं पा रहे हैं, इसके कारण भी रिजल्ट बाधित है। दूसरी, थोड़ी बहुत अपनी ओर से जो भी, चूंकि वो मुख्य सचिव थे, जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो अपनी ओर से हर चीज को कंफर्म हो लेना चाहते हैं, इसलिए इंटरनल स्तर पर प्रक्रिया चल रही होगी। चिंता मत कीजिए, परेशान नहीं होना है, तैयारी कीजिए, बहुत कुछ तैयारी करना है, क्योंकि रिजल्ट एक बार आता है तो फिर बहुत फास्ट प्रोसेस चलने की संभावना है। आज हम लोग कुछ खास टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इधर आपके काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जेपीएससी के, पहले उस पर कर लेते हैं। उनमें से कुछ टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर लेंगे जितना संभव होगा, क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा भी करना उद्देश्य नहीं है। पारसनाथ विवाद फिर से आपका उत्पन्न हुआ है, तो फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। ऐसे भी एक एवरग्रीन टॉपिक है। गवर्नर के अधिकार के संदर्भ में ऐतिहासिक फैसला कल आया है सुप्रीम कोर्ट का। बोकारो में प्रेम महतो नामक युवक की मृत्यु हो गई है, जिसके विस्थापन आंदोलन के दौरान नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसके अलावा राजनीति का अपराधीकरण झारखंड का 5वां रैंक आ गया है विधायकों के आपराधिक मामलों के दर्ज होने में, है ना। शेड्यूल ट्राइब्स का दस्तावेजीकरण, इनके संस्कृतियों का, परंपराओं का, है ना, केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। उससे प्रश्न रह सकते हैं। टीएसपी एससी एसपी के संदर्भ में राधा कृष्ण किशोर के द्वारा स्टेटमेंट, जो वित्त मंत्री हैं, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस आधार पर यह इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अब सपा 1958, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वक्फ एक्ट बन चुका है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ। मुस्लिम
एंड रिजर्वेशन रिजर्वेशन इसके अलावा हल्की फुल्की चर्चा आपको कर लेनी है, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। औरंगजेब के कब्र के मामले में, राणा सांगा एंड बाबर। ओके, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इधर हाल के दिनों में जो आपके इंटरव्यू में टारगेट में बने रहेंगे। इस संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है तो मैं बता ही दूंगा। कुछ टॉपिक्स पर मैं डिस्कस भी करने का प्रयास करूंगा। आपको गहराई से तैयारी करनी होगी और जिनको भी दिक्कत आ रहा है कि किस तरीके से उत्तर देना है, क्या उत्तर हो सकता है, जैसे आपका एक प्रश्न पर चर्चा की औरंगजेब के कब्र को तोड़ देना चाहिए। अब ऐसे संदर्भ में आपके क्या उत्तर हो सकते हैं, कौन सा बेहतर उत्तर होगा। राणा सांगा के संदर्भ में आपका कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं। क्या राणा सांगा देशद्रोही थे, बाबर के साथ क्या रिलेशनशिप था, बाबर को क्या उसने आमंत्रित किया था, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो आप क्या देंगे। क्लियर, बस इतना ही क्लू देता हूं कि इतना समझ लीजिए जो निष्पक्षता के साथ अलग अलग जो उस समय के रिपोर्ट्स वगैरह हैं और जो नामी गिरामी इतिहासकार हैं उनके अनुसार आपका क्या सही है उसी को आपको देना है और आपकी सोच क्या कहती है उसके अनुसार उत्तर देना है। ध्यान रखेंगे, ऐसे सारा नोट्स दिया जा चुका है पेड ग्रुप में। और इसके अलावा पारसनाथ है, गवर्नर से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, बीएसएल मामला, अपराधीकरण, एसटी दस्तावेजीकरण, टीएसपी, एससी एसपी, ट्रैवल सब प्लान, शेड्यूल कास्ट सब प्लान ऑफ सपा 1958, वक्फ, मुस्लिम एंड रिजर्वेशन, है ना। कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया है 2 करोड़ से कम ठेकेदारी वाले मैटर में। पहले पारसनाथ विवाद पर हम लोग आते हैं। पारसनाथ विवाद के संदर्भ में आपको पता है कि जो संथाल आदिवासी मुख्य रूप से हैं, ऐसे सभी आदिवासियों की श्रद्धा और आस्था जो है पारसनाथ पहाड़ी जो गिरिडीह जिले में अवस्थित है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन विशेष रूप से आपका संथाल आदिवासियों का इससे जुड़ा हुआ है, आस्था गहरा आस्था है। मारंग बुरु के नाम से उन लोग इस पर्वत को जानते हैं। दूसरी ओर जैन धर्म के भी आस्था इससे जुड़े हुए हैं। उनके तीर्थंकरों से संबंधित पर्वत को सम्मिद शिखर के रूप में जाना जाता था। उनका भी हजारों साल से इस पर्वत के प्रति एक आस्था है और आदिवासियों का भी हजारों साल से इस पर्वत के प्रति आस्था है। ऐसी स्थिति में इस पर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। विवाद इस पर उत्पन्न हो रहे हैं स्पेशली कि एक और जैन जहां आपका कट्टर अहिंसावादी है, उसके पूजन विधि इत्यादि जो भी तरीके हैं वह पूरी तरीके से अहिंसात्मक है। हिंसा को किसी भी रूप में अपने धर्म या अपने जीवन यापन के दौरान भी स्वीकार नहीं करता है। दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें संथाल आदिवासियों के या अन्य आदिवासियों के, तो उनकी पूजन पद्धति में इसके लिए मना नहीं है। पूजा पाठ इत्यादि में भी मुर्गों की बलि, खस्सी बलि, पाठा बलि जो भी होता है आपका दिया जाता है। तो विवाद का ही जड़ है। तो बार बार ये विवाद आपका उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इको सेंसिटिव जोन भी आपका घोषित कर दिया गया है और हाई कोर्ट के द्वारा भी ध्यान रखा गया है कि इस पहाड़ी के आसपास के भी किसी भी तरीके का आपका पिकनिक स्पॉट्स वगैरह विकसित न किया जाए। लेकिन हाल ही में आपका अहमदाबाद के ज्योत नामक संस्था के द्वारा एक फिर से याचिका हाई कोर्ट में डाला गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है, डिमांड किया गया है एक तरीके से कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसके आसपास के स्कूल्स में अंडे वगैरह किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं बच्चों को, या फिर वहां पर पिकनिक स्पॉट्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर पूजन विधियां वगैरह आसपास में की जा रही हैं जो आदिवासियों की पूजन विधियां हैं, तो इन सभी पर रोक लगना चाहिए क्योंकि जैनों की आस्था जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट के द्वारा डलसा नाम का जो एक संगठन है झारखंड का, वो लीगल सर्विस से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। डलसा को वहां पर भेजा गया है और उसकी जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट जब भी आएगा तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यह प्रश्न उठ सकता है इंटरव्यू के दौरान कि क्या जैन धर्म की आस्था है तो क्या संथालों की आस्था नहीं है,
है ना, उनकी भी तो धार्मिक आस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या जवाब देना है? तो निश्चित रूप से वहां पर सीमांकन की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो उनका पवित्र स्थल है वो किस क्षेत्र तक होगा, आदिवासियों का पवित्र स्थल किस क्षेत्र तक होगा। अपने सीमांकन वाले क्षेत्र में जैन अपनी आस्था के साथ, जैन धर्मावलंबी अपनी आस्था के साथ पूजन विधियां करें, और जो आदिवासियों वाले क्षेत्र हैं वहां पर आदिवासी समुदाय अपनी आस्था के अनुसार पूजन विधियों का समापन करें, है ना। उसी तरीके से अगर स्कूल्स वगैरह में आसपास में अंडे वगैरह दिए जा रहे हैं तो बच्चों के लिए पोषण के लिए जरूरी है, तो जैन धर्मावलंबियों या उससे संबंधित संस्थाओं को एक तो यहाँ के आदिवासियों के संदर्भ में जो उनकी आस्थाएं हैं उनका भी सम्मान करते हुए एक उचित समझौता करना चाहिए जिसमें दूसरे पक्ष की आस्था का भी सम्मान हो। अब बच्चों की जहां तक पोषण की बात है, लोगों का मनोरंजन क्षेत्र माना जाता है पारसनाथ और आसपास के क्षेत्र, तो अगर वहां पर थोड़े बहुत पिकनिक वगैरह हो जा रहे हैं जहां पर आपका सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से सीमांकन कर दिया जाए कि इस क्षेत्र में पिकनिक वगैरह हो सकता है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको उत्तर दे देना है। और यानी कि एक आपका हो गया कि अगर जैन धर्म के आस्था का सम्मान रखा जा रहा है तो जैन धर्म के द्वारा आदिवासियों की भी आस्था का सम्मान रखा जाए और एक उचित समझौते पर पहुंचना चाहिए ताकि इस विवाद को अस्थायी रूप से समाप्त किया जाए और दोनों की आस्थाएं सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट है गवर्नर। आपको तो पता ही है कि मुख्य परीक्षा में भी आपने पढ़ा होगा, गवर्नर का मामला ऐसा होता है जो काफी विवादित होता है और गवर्नर को समान रूप से माना जाता है कि वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में वर्क करते हैं जब भी स्टेट में रहते हैं। माना जाता है, आपको बोलना अभी नहीं है फिलहाल, यहाँ पर जो हाल में प्रश्न आपका उठा है, क्योंकि RN रवि जो हैं तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उन्होंने लगभग तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा पारित 10 विधेयकों को होल्ड पर रखा हुआ था लंबे समय तक, है ना। उसको याद नहीं करना है कि कितने समय तक, लेकिन अच्छा खासा वर्षों से आपका लटका करके रखा गया था और तमिलनाडु सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल इस संदर्भ में डिसीजन आ गया है। और यह एक ऐसा मामला है जिसके माध्यम से राज्यपालों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय इसको बोल सकते हैं। राज्यपालों के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया कि कोई भी विधेयक उनके पास भेजा जाता है तो अधिकतम 3 महीने तक वह फर्स्ट राउंड में विधानसभा से पारित हुआ तो उनको लौटाने का अधिकार होता है, या फिर साइन करके भेज दें, कानून बन गया तो अधिकतम 3 महीने के अंदर उनको निर्णय ले लेना है। मान लीजिए कि उनको पसंद नहीं आया, कुछ संशोधन वगैरह करना है तो आवश्यक सिफारिश करते हुए विधानमंडल को भेज सकते हैं, या फिर साइन करना है तो कर दीजिए। और तीसरा ऑप्शन इस राउंड में रहता है कि अगर राष्ट्रपति के पास भेजना है आर्टिकल 201 का प्रयोग करते हुए तो 1 महीने के अंदर डिसीजन ले लेना है राज्यपाल को, यह भी निर्धारित कर दिया गया है। खैर ये हो गया फर्स्ट राउंड का, जब विधानसभा से पारित होता है 3 महीने के अंदर या तो साइन कर देना है, विधानमंडल को आपत्ति के साथ भेज देना है। दूसरा 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पास भेज देना है। लेकिन बाय द वे 3 महीने के अंदर राज्यपाल के द्वारा न राष्ट्रपति को भेजा गया और विधानमंडल को लौटा दिया गया, साइन भी नहीं किया गया, विधानमंडल को लौटा दिया गया कुछ संशोधन के साथ। फिर से विधानमंडल ने क्या किया, उसको पारित करवा के भेज दिया। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लियर किया कि मात्र 1 महीना का समय रहेगा, उसमें साइन करना ही होगा। क्लियर, साइन करना ही होगा राज्यपाल को और राष्ट्रपति के पास भेजने का भी अधिकार नहीं रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास अगर आपको 201 के तहत भेजना ही है तो आपको 1 महीने के अंदर, फर्स्ट राउंड वाले का 1 महीने के अंदर आपको निर्णय लेना है। सेकेंड बार में आपको अवसर मिलने नहीं जा रहा है। क्लियर, तो 3 महीना, 1 महीना और 1 महीना, सेकेंड राउंड का 1 महीना, बस ये याद रखिएगा। अब यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, हाँ, जो तमिलनाडु का आपका 10 विधेयक था उसको भी पारित घोषित कर दिया। जिस दिन सेकेंड राउंड का भेजा गया था तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा, उसी तिथि से उस विधेयक पर राज्यपाल का साइन माना जाएगा। बाय द वे राष्ट्रपति के पास फिर भेजा गया था सेकेंड राउंड में, अब तो भेजा ही नहीं जा सकेगा।
राष्ट्रपति के पास से जो भेजा गया था, अगर राष्ट्रपति ने कुछ निर्णय भी लिया गया था उसको भी नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी कि वो विधेयक अब पारित हो चुका है, राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या गवर्नर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं? आपको जवाब देना है कि सामान्य रूप से ऐसा नहीं माना जा सकता है कि गवर्नर केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि जो भी विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है विधेयक, उन विधेयकों को बस एक बार लौटाने का उनके पास अधिकार होता है और दूसरी बार में उनको साइन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एजेंट के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन कुछ राज्यपालों के व्यवहार के कारण ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ और ऐसा प्रतीत होने लगता है। और इसका मुख्य कारण था कि उनके लिए समय सीमा नहीं थी कि कब विधेयकों पर हस्ताक्षर करना है। अब चूंकि समय सीमा निर्धारित की गई है तो संभवतः राज्यपालों पर ऐसे आरोप लगने बंद हो जाएंगे और केंद्र और राज्य संबंध के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जो है एक आपका संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करने वाला है और राज्यपाल की स्थिति को संभवतः और ज्यादा मजबूत करेगा। उनकी भूमिका में पारदर्शिता आएगी। इस तरीके से उत्तर देना है। पारसनाथ हो गया, गवर्नर हो गया। बीएसएल बोकारो स्टील लिमिटेड से संदर्भ में जो है, वहां पर जब आपका 1964 में बोकारो स्टील की स्थापना शुरू हुई थी, चूंकि वहां पर आपका कोयला लोकल था ही और उधर से कोयला लाने को आते थे ना, जमशेदपुर से, जमशेदपुर की रेलगाड़ी कोयला लाने को जाते थे और इधर से जब जाते थे तो खाली जाते थे, है ना, इधर से जब जाते थे खाली जाते थे, तो इसमें लोहा लाद करके भेज दिया गया और वहां पर बोकारो में एक प्लान कर लिया गया कि इधर से जब भी खाली मालगाड़ी जाएगा वहां से लोहा लेकर के चला जाएगा, उधर से कोयला लेकर चला जाएगा। बहुत इकोनॉमिकल हो गया। बोकारो में एक प्लान बन गया कि वहां पर भी एक बन जाना चाहिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और जो वहां पर बना वो पूरी तरीके से आपका सरकारी है, सेल के अंतर्गत आपका है। जब बना तो वहां के बहुत सारे लोगों ने जमीन दिया था और जमीन जो दिया था उनको नियम के अनुसार, पुनर्वास के नियम के अनुसार उनको नौकरी मिलना चाहिए था, जो भी योग्यता के वो निर्धारक हैं। इसके अलावा उनको मुआवजा मिलना चाहिए था और जो भी सुविधाएं पुनर्वास नीति में होती हैं सारे कुछ मिलने चाहिए थे। उसी के अंतर्गत उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी जो भी चल रही है उनके द्वारा भी नौकरी की मांग की जा रही थी, क्योंकि बोकारो प्रबंधन के द्वारा, स्टील प्रबंधन के द्वारा उनको अप्रेंटिस वगैरह कराया गया था, लेकिन और अस्थायी नौकरी की मांग की जा रही थी। लेकिन संभवतः शायद पोस्ट वगैरह रिक्त नहीं होगा या कोई और कारण नहीं होगा। बोकारो प्रबंधन स्टील लिमिटेड बीएसएल प्रबंधन नौकरी देने में अक्षम रहा था। इससे दौरान माहौल बिगड़ गया और जो सीआईएसएफ होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह की जो सार्वजनिक उपक्रम की रक्षा करने वाली फोर्स होती है, उसके द्वारा आपका जो भगदड़ और आंदोलन के विरुद्ध जो आपका एक्शन लिया गया, उस दौरान एक युवक की मृत्यु हो जाती है। हालांकि सीआईएसएफ की ओर से कहा गया है कि जब एक्शन लिया जा रहा था सीआईएसएफ के द्वारा तो युवक के भागने के क्रम में, भगदड़ के क्रम में उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो सीआईएसएफ का यही बयान है और बाकी जांच चल रही है। उस जांच के बाद स्पष्ट होगा कि उस युवक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो यहां से प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ऐसा जो विस्थापन की समस्या है झारखंड में, खास करके इंडस्ट्री वगैरह के स्थापना के कारण, तो विस्थापन के बाद इस तरीके के विवाद क्यों उत्पन्न होते हैं, है ना, और इसका सॉल्व आपके विचार से क्या हो सकता है? आपको यही बोलना है, चूंकि लोगों के द्वारा किसी भी स्थान पर इंडस्ट्री की स्थापना होती है तो लोगों के द्वारा लाखों हजारों एकड़ जमीन दिए जाते हैं और उसके बदले में उन्हें विशेष कुछ नहीं मिलता है। एक प्रोत्साहन राशि जरूर मिल जाती है, लेकिन जितना उनका नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। इसलिए उनको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको नौकरी वगैरह भी दिया जाएगा, क्लियर। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ इस तरीके के जो आपके प्रोमिसेस होते हैं वो थोड़ा सा डाउन होने लगते हैं, उसका क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि इसके लिए जो भी आपका पुनर्वास नीति सरकार का बनना चाहिए उसमें स्पष्टता रहना चाहिए कि क्या क्या मिलना चाहिए और दूसरा कितनी पीढ़ी तक मिलना चाहिए, क्योंकि ये तीसरी या चौथी पीढ़ी होगी जो रोजगार की डिमांड कर रहे हैं।
कितनी पीढ़ी तक मिलनी चाहिए, क्या सारे पीढ़ी को मिलनी चाहिए, कौन सा पोस्ट मिलेगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, अगर आप अप्रेंटिस करवा रहे हैं तो किस आधार पर आप अप्रेंटिस कराए थे, अगर उनमें योग्यता है तो उनको नौकरी दे दीजिए, नहीं योग्यता है तो स्पष्ट कर दीजिए कि हाँ आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं, आप यह चीज यानी कि यह डिग्री वगैरह लेकर के आइए, उसके बाद है यहाँ पर नौकरी के लिए आप आइए। तो विस्थापन की जो यहाँ पर समस्या है झारखंड में, यह तो आपका मूल में है कि यहाँ पर जितने भी खनिज और वन संसाधन होने के कारण विस्थापित यहाँ के मूल निवासी हुए हैं और उनको भी आशा रहती है कि औद्योगिक प्रबंधन के द्वारा समय समय पर उनकी जो आपका नौकरी के संदर्भ में दावेदारी है उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और इसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी संवेदनशीलता की आशा रखी जाती है। केवल हर मुद्दे को राजनीतिकरण देने से नहीं होता है। अगर वहां पर प्रेम कुमार महतो की मौत के बाद अगर दो विधायकों के बीच आपसी लड़ाइयां हो गई, आपसी केसेस वगैरह हो गए, गलत है। मुद्दा था विस्थापन का, उस युवक की मृत्यु का, वहीं तक रहना चाहिए था। उनको भी आप जनप्रतिनिधियों को भी आपस में सामंजस्य बना करके रखना चाहिए। इस तरीके से आपस में ही नहीं उलझ जाना चाहिए। इससे विस्थापितों के जो मुद्दे हैं वह दब जाएंगे और अनावश्यक मुद्दे सामने आते हैं और मीडिया के समक्ष हावी हो जाते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण झारखंड में हाल ही में एडीआर के द्वारा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार प्रथम स्थान पर यानी कि टोटल 4092 विधायक हैं, जिसमें से 45% विधायक आपका संगीन अपराधों के मामले में नामदर्ज हैं। यानी कि पूरे भारत में 4092 विधायक में से 45% पर अपराधीकरण का आरोप है और इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टॉप पर है और बिहार तीसरे स्थान पर है, उड़ीसा चौथे स्थान पर है, झारखंड 5वें स्थान पर है। पूछा जा सकता है कि यहाँ लगभग 45% जो विधायक हैं 81 विधायक में, उन पर संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, वो आरोपी हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उनको सजा मिल चुका है, सजा जैसे ही मिल जाता है 2 साल से अधिक का तो 6 साल के लिए वो प्रतिबंधित हो जाएंगे। किसी तरीके से चुनाव वगैरह नहीं, कोई भी ऐसा मामला जिसमें 2 साल से अधिक का सजा मिल गया, जैसे बंधु तिर्की थे उनको हो गया, राजा पीटर वगैरह थे। तो यहाँ पर आखिर क्या कारण है कि झारखंड में राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा? तो एट ए टाइम जब इंटरव्यू रूम में आप बैठे हुए हैं तो कुछ तो पॉइंट्स आएगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप पढ़े हैं इतने दिन से तो एक सिंपल सा क्वेश्चन का 2-3 पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, पहले से अगर इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स आप करके जाएंगे तो थोड़ा वहां पर इजी हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस मत छोड़िए। दिक्कत हो रहा है तो 11 जेपीएससी इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अपराधीकरण के क्या कारण हो सकते हैं? तो अपराधीकरण, झारखंड में अपराधीकरण के कारण मुख्य रूप से जो यहाँ के खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, तो वन माफिया, खनिज माफिया के साथ कुछ राजनीतिक दलों का जो आपका गहरा संबंध होता है, कुछ राजनीतिक नेताओं का जो गहरा संबंध होता है, जिसके कारण अपराधीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसके अलावा कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण भी एक दूसरे पर आपराधिक मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं नेताओं के द्वारा, एक दल के नेता के द्वारा दूसरे दल पर। इसके कारण भी यह संख्या प्रतिशत बढ़ती है। जो विधायक या सांसद तक बनता है तो उसको भी बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इस दौरान बहुत सारे मुकदमे वगैरह चल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 45% में अधिकांश जो है आपका एकदम सही मामला हो। इसके अलावा जनता की जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता झारखंड में अभी तक बहुत जागरूक नहीं हो पाई है कि किसका चुनाव किया जाए, किसका नहीं किया जाए। अगर आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसका चुनाव नहीं करना चाहिए। तो अजागरूकता और उदासीनता के कारण भी ऐसे तत्व पहुंच जाते हैं विधानमंडल तक। तो इन सारे पक्षों को आप यहाँ पर बोल सकते हैं और अपराधीकरण दूर करने के लिए धन बल, बाहुबल इत्यादि का जो प्रयोग होता है उस पर कड़ाई से रोक लगाई जानी चाहिए चुनाव के दौरान। इसके अलावा ऐसे नेता जो कुछ गंभीर किस्म के अपराधों के नामित हैं, क्लियर,
जो गंभीर किस्म के अपराधों के में आरोपी हैं उनके संदर्भ में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने से तो रोक नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा विशेष रूप से जनता को बताना चाहिए कि ये सब अपराधी मामलों में दर्ज है इनका नाम, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक सारे कैंडिडेट के बारे में निर्णय लीजिए। क्लियर। उसके अलावा आपका आता है टीएसपी, एससी एसपी। टीएसपी के संदर्भ में आपका जो इंपॉर्टेंट है, टीएसपी के संदर्भ में जो आपका इंपॉर्टेंट है ट्राइबल सब प्लान है और ये शेड्यूल कास्ट सब प्लान है। ये मुख्य परीक्षा में पढ़ ही चुके हैं। हाल ही में राधा कृष्ण किशोर के द्वारा इस संदर्भ में स्टेटमेंट जारी किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा टीएसपी और एससी एसपी के संदर्भ में एक विशिष्ट कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी बजट में, एक तो बजट में कम आवंटन होता है और जो भी आवंटन होता है वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता है। क्यों नहीं खर्च हो पाता है? क्योंकि उचित कानून नहीं है। कई बार अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा टीएसपी, एससी एसपी वगैरह का जो आपका राशि है वो किसी और विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है अथवा किसी और योजना में खर्च कर दिया गया, अथवा ऐसी योजनाओं में खर्च कर दिया जाता है जिसका लाभ सामान्य लोगों को मिलता है। जैसे टीएसपी है तो ट्राइबल को मिलना चाहिए, एससी एसपी है तो शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। लेकिन उन राशि का खर्च अक्सर सरकारों के द्वारा कर दिया जाता है कि सारे लोगों को लाभ मिलता है, तो ये थोड़ी सी फॉल्ट होती है। बाकी आपका इस पर क्वेश्चन जो टीएसपी का स्पेशली तैयारी कर लीजिएगा। टीएसपी कब शुरू हुआ? 1974-75 में जैसे, और झारखंड का इसमें क्या क्या आपका लाभ हुआ है टीएसपी से, टीएसपी चलने के बावजूद आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हो पाया है, तो ऐसे प्रश्न आपको करने होंगे। अब सपा बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि फिर से बढ़ा दिया गया है मणिपुर में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसके अंतर्गत जो भी देश के शांत क्षेत्र है राज्यपाल उसको घोषित कर सकते हैं कि वह शांत क्षेत्र है। उसके बाद गृह मंत्रालय केंद्र का निर्णय लेता है कि वहां पर फोर्स भेजा जाए अथवा नहीं, यानी कि शांति का क्या सिचुएशन है वो अध्ययन करता है, उसके बाद फोर्स को भेजने का निर्णय लिया जाता है। अब सपा 1958 में जो पावर्स दिए जाते हैं, जो फोर्सेस होते हैं उनको क्या स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं कि बिना वारंट के किसी की भी गिरफ्तारी ली जा सकती है, किसी के घर की तलाशी ली जा सकती है, गोली तक मारी जा सकती है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा कड़ा कानून है ना। और लोकतंत्र में इस तरीके के कानून की आशा नहीं की जा सकती है। इसके कारण जहां जहां ये लागू है, मणिपुर के कुछ जिलों में, नागालैंड के 8 जिलों में, असम में, जम्मू कश्मीर में लागू है, तो वहां के निवासियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। लेकिन वास्तव में समझना चाहिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आप सपा को हटा लेना चाहिए इन राज्यों से, क्योंकि यह लोकतंत्र, एक लोकतंत्र में ऐसे कानून को लागू करना उचित नहीं लगता है। लेकिन यहां पर आपको नेगेटिव ही उत्तर देना है कि नहीं हटाना चाहिए जहां पर अशांत क्षेत्र है, क्योंकि यह आम जनता को परेशान करने के लिए नहीं है कानून को लागू किया जाता है शांत क्षेत्रों में, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए। जो क्षेत्र अशांत हैं, जो सामान्य पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको मैनेज नहीं किया जा सकता है, वहां पर अब सपा लगाना केंद्र की मजबूरी हो जाती है। और जैसे ही केंद्र सरकार को फील होता है कि कंट्रोल में आ चुका है और पुलिस अपना मैनेज कर सकती है सुरक्षा व्यवस्था, तुरंत वहां से अब सपा को हटा लिया जाता है। तो वास्तव में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए ही अब सपा लगाया जाता है। इसलिए जब तक कोई क्षेत्र अशांत है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संज्ञान में निश्चित रूप से यह कानून लागू होना चाहिए। और जैसे ही यह फील होता है कि अशांति समाप्त हो चुकी है, यह कानून वापस हो जाना चाहिए। वक्फ तो काफी चर्चा का विषय है, इसको अगले क्लास में करेंगे, है ना। वक्फ के जो आपके कानून बने हैं उसका विरोध क्यों हो रहा है, उसके पक्ष में क्या क्या है, यानी कि कानून क्यों बने, पहले वाले वक्फ 2013 वाला जो था संशोधन उस वक्फ में, और वर्तमान जो 2025 वाला संशोधन है उसमें क्या डिफरेंस है, 4-5 जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और वक्फ क्या पक्ष में है या विरोध में, दोनों तरफ का, चाहे आप किसी भी पक्ष में बोलिए, बोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ के आपके पॉइंट्स पते होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप पक्ष में बोलेंगे तो विपक्ष वाला पॉइंट के साथ आपको काउंटर करके परेशान किया जाएगा।
परेशान नहीं किया जाता है, आपका मेंटल टेस्ट होता है। अगर विपक्ष में बोलेंगे तो पक्ष वाले, पक्ष में बोलेंगे तो विपक्ष वाले, सिर्फ दोनों पॉइंट रखिए तो बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पर नोट्स बैलेंस वे में मैंने दे दिया है। मुस्लिम एंड रिजर्वेशन, मुस्लिमों को क्या रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इसके पक्ष में, नकारात्मक पक्ष में आपको जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार, जब हमेशा मैं बोलता हूं कि इंटरव्यू रूम में आपके पीछे आपका संविधान और आपका कानून रहेगा, आपके विचारधारा पर वो हावी रहेगा हमेशा, क्योंकि संविधान और कानून के दायरे में रह के आप बोल सकते हैं। उस दायरे से थोड़ा सा बाहर इधर उधर हो सकते हैं, वो सलाह होगा, लेकिन जो भी आपका सलाह होगा वो कहीं से संविधान या कानून की भावना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। तो रिजर्वेशन के नकारात्मक में ही रहेंगे, क्योंकि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हमारे देश में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है, जाति के आधार पर है। क्लियर? 1992 के इंदिरा साहनी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जाति को एक आधार माना जा सकता है आपका सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का, इसलिए जाति के आधार पर है। क्लियर? लेकिन धर्म के आधार पर नहीं है, मूल रूप से जाति के आधार पर नहीं था। और कुछ आरक्षण से रिलेटेड है, इसके पक्ष में कुछ पॉइंट्स, विपक्ष में कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा क्या आरक्षण मूलाधिकार है, तो आरक्षण मूलाधिकार में भले ही शामिल आपको प्रतीत होता है, 15(4), 16(4), 16(4)A, 16(4)B वगैरह में आरक्षण से रिलेटेड प्रावधान है, लेकिन फिर भी यह मूलाधिकार नहीं है, न ही यह स्थायी है। जिस दिन लगेगा कि प्रतिनिधित्व समान हो गया है, चाहे ओबीसी का, तो आपका यह आरक्षण वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा आपका है औरंगजेब के कब्र से रिलेटेड क्या हटा देना चाहिए, यहां पर आपका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए, है ना, नहीं हटाना चाहिए। आपका ASI संरक्षित स्मारक है। औरंगजेब के द्वारा जो भी उस समय निर्णय लिए गए, उसके कुछ नकारात्मक पहलू हो सकते हैं, कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। क्लियर? कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, लेकिन यह निर्विवाद रूप से आपका सत्य है कि वह 300 साल पहले की घटना थी, और वर्तमान में जो उसका कब्र है वह एक संरक्षित क्षेत्र है, वो भारत के लिए एक धरोहर है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, न कि नष्ट की जानी चाहिए। इसके पक्ष में आप लोगों को नहीं जाना है। उसी तरीके से राणा सांगा से रिलेटेड जो आपका मैटर है, राणा सांगा से रिलेटेड जो मैटर है, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्तर क्या देना है। ठीक है? तो राणा सांगा के बारे में थोड़ा सा अस्पष्टता है कि उसने बाबर को बुलाया था या नहीं, लेकिन दौलत खान लोधी वगैरह जो था, आलम खान लोधी पंजाब वाला, उन लोगों ने तो कॉल किया था। लेकिन राणा सांगा की थोड़ी बहुत सहानुभूति जरूर रही थी, और ये इसका स्रोत और साक्ष्य नहीं मिलता है। क्लियर? इसका स्रोत और साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके नेगेटिव में बुलाया था राणा सांगा ने, इसके नेगेटिव में एक पॉइंट जाता है कि जब राणा सांगा के द्वारा 2-2 युद्ध में इब्राहिम लोदी को खुद ही पराजित कर दिया गया था, तो फिर उसे बाबर के सहयोग की क्या जरूरत थी। लेकिन यह हो सकता है कि राणा सांगा को यह फीलिंग हो कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, लूटपाट करके चला जाएगा, मैं दिल्ली को कब्जा कर लूंगा। या ये भी हो सकता है कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, फिर मैं बाबर को हरा दूंगा और दिल्ली पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तो ये बहुत सारे आपके पहलू हैं, इस पर आज डिस्कशन करने का समय नहीं है। राणा सांगा और बाबर, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट है जो आइडियल पर आपका टेंशन हो रहा था, आइडियल एंड हॉबी। क्लियर? बहुत सारे कोई प्रॉब्लम होता है क्या चीज आदर्श रखा जाए या हॉबी क्या रखा जाए। हालांकि ये सब चीज इंटरनल होता है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के दृष्टिकोण से कुछ तो आपको रेडी होकर के प्लानिंग वे में आपको सब करना चाहिए। तो हमारी सलाह रहेगी कि आइडियल में जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, आप झारखंड के किसी महान व्यक्तित्व के नाम को अपने आइडियल के रूप में रख लीजिए। वो आइडियल हैं ही, सभी के आइडियल हैं, तो आपके भी आइडियल हैं, इसलिए कोई गलत भी नहीं होगा। चूंकि आप पीटी में भी उनके बारे में पढ़ा, अपने मुख्य परीक्षा में भी आपने पढ़ा, और पूछा भी जाएगा उससे क्वेश्चन, जैसे भगवान बिरसा मुंडा हुए, ताना भगत हुए, तिलका मांझी हुए, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, जिनका भी नाम आपको लगता है, जिनके बारे में कुछ है डिटेल्स जानकारी प्राप्त है और आपको अच्छा खासा जानकारी है, उनके कार्यों से आप प्रभावित भी हैं, तो उनको आप आइडियल बना सकते हैं। और हॉबी में आपको ज्यादा दिक्कत आ रहा है कुछ भी रखने में, तो लोकल टूरिज्म को रख लीजिए। लोकल टूरिज्म रखने से फायदा क्या होगा
कि आसपास के क्षेत्र में तो सामान्य रूप से आप घूमने फिरने को जाते ही होंगे, नहीं भी घूमने फिरने को जाते हैं तो जानकारी तो रहती ही है कि आप हजारीबाग में रहते हैं तो हजारीबाग के आसपास क्या है, हजारीबाग में क्या है। केवल टूरिज्म बोलेंगे तब तो इंडिया वर्ल्ड सारा हो जाएगा, इसलिए लोकल टूरिज्म आप बोल देंगे तो उससे आपको प्रश्नों का उत्तर देने में सरलता हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी 14 JPSC फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं।